हेलो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में। मेरा नाम है चेतना काला। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कान से जुड़ी एक बीमारी की जो बहुत आम है और लोगों को होती है। ये बीमारी है कान से पानी या म्यूकस, पीला या सफ़ेद रंग का जो एक पदार्थ बहता है उसकी। इस बीमारी के ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निधि धवन, एसोसिएट डायरेक्टर ENT, श्रॉफ चैरिटी हॉस्पिटल। हेलो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। गुड मॉर्निंग चेतना, गुड टू बी हियर, थैंक यू। डॉक्टर, बहुत बेसिक चीज़ से मैं शुरू करना चाहती हूँ। आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कान बहना या पानी निकलना कान से। ये बीमारी एग्जैक्टली है क्या? सो ENT इसलिए बना बिकॉज कान नाक और गले से जुड़ा हुआ है, और वो जो ट्यूब कान को नाक और गले से जोड़ती है वहाँ से नाक और गले की इन्फेक्शंस कान तक पहुँच सकती हैं। जब इस तरह की इन्फेक्शन कान में पहुंच जाती है तो कान का पर्दा बहुत डेलिकेट होता है और वो फट जाता है, और वहाँ से फिर वो म्यूकस या पस या म्यूकॉइड पस निकलता है। बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, बट यस इट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इट्स लाइक कि अगर किसी को बहुत मतलब ज़रा सा भी अगर किसी के कान से पानी निकला है तो क्या उसको भी अलार्म हो जाना चाहिए? मतलब कौन सी स्टेज है जिस पे जाके ऐसा लगता है कि अच्छा ये बीमारी में तब्दील हो रहा है? अगर आपको बहुत लंबा ज़ुकाम चलता है और कान भारी भारी लग रहा है तो ऐसा होता है कि कान उसको सिर्फ एक रिएक्शनरी रिस्पॉन्ड कर रहा है कि इट विल डील विद इट। लेकिन अगर कान का पर्दा फटेगा तभी कान बहेगा, और कोई ज़रिया नहीं है कान में से पानी, म्यूकस या पस निकलने का। अच्छा, और ये कान का पर्दा कैसे मतलब फटता है? क्या कारण है इसके पीछे के? जब मैं मरीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ, आई विल प्रॉबली यूज़ द सेम लैंग्वेज हियर। अगर आप एक पानी के गुब्बारे को बार बार भरिए निकाल दीजिए, भरिए निकाल दीजिए, तो उसमें से छोटा सा छेद हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, उसमें छोटा सा छेद हो जाता है। तो हर ज़ुकाम के एपिसोड के साथ कान के पर्दे के अंदर थोड़ी सी सूजन आती है, कान के अंदर थोड़ी सी सूजन आती है, पर्दा थोड़ा सा फैलता है। जब वो इन्फेक्शन सेटल होती है वापस हो जाता है, फिर होता है, फिर थोड़ी सी सूजन आती है, फिर सेटल हो जाता है। इवेंचुअली पर्दा थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है और अपने सबसे कमज़ोर स्पॉट से इट गिव्स वे और वहीं से फट के बहने लगता है। कभी कभी ये सडनली भी होता है। अगर इन्फेक्शन बहुत सिवियर है और कान का पर्दा ज़्यादा भर गया, अगर कान ज़्यादा भर गया तो वहीं से फट जाएगा और वहीं से बहने लगेगा। तो ये मतलब ये इसका कनेक्शन एक तरह से आप मुझे ये समझाने की कोशिश करिए कि ज़ुकाम से इसका कनेक्शन चल रहा है कि अगर किसी इंसान को ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम। एक आध केसेस जब मैं थोड़ा देख रही थी तो मेरे सामने ऐसे भी आए कि कुछ बच्चों को बचपन के वक्त उनकी नानी दादी ने जैसे सरसों का तेल कान में डाल दिया या कुछ ऑयलिंग कर दी कान के अंदर, तो उनको भी बड़े होकर ये समस्या होने लग गई। जो सबसे कॉमन तरीका है कान में इन्फेक्शन पहुंचने का वो तो इंट्रिंसिक है कि हमारे को ज़ुकाम हुआ, खांसी हुई, वो इन्फेक्शन उस ट्यूब के ज़रिए, जिसको हम यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं, कान में पहुंच गई। लेकिन कान का पर्दा बाहर से भी फट सकता है। अगर आपने बहुत ज़ोर से तीली मार ली, अगर आपकी नानी दादी ने बहुत तेज़ गरम तेल डाल दिया, अगर आपको थप्पड़ लग गया, अगर आपको चोट लगने से भी हो जाता है। ऑल दीज अदर्स आर एक चोट का ज़रिया है। जब फटेगा उस टाइम पर दर्द होगा, उस टाइम पर शायद थोड़ा सा ब्लड भी आए, लेकिन उस टाइम पर शायद बहे ना, बिकॉज कान वैसे नॉर्मल है। जब अगेन बहने का ज़रिया तभी बनेगा जब अंदर से इन्फेक्शन आएगा कान में। तो ये अंदर से इन्फेक्शन एग्जैक्टली क्या, ये ज़ुकाम वाला ही इन्फेक्शन हम लोग जिक्र कर रहे हैं? लेकिन डॉक्टर, एक कुछ सिचुएशंस जैसे लोग बोलते हैं कि पानी मत जाने दो कान के अंदर बहुत ज़्यादा, तो क्या पानी के ज़रिए भी ये हो रहा है एक्सटर्नली? जब आपका कान का पर्दा फटा हो तब अगर पानी अंदर जाएगा तो वो कान के अंदर की चमड़ी को थोड़ा इरिटेट करता है और उस इरिटेशन से फिर कान बह सकता है। लेकिन अगर आपके कान का पर्दा सही है तो ओकेजनल पानी जाने से कुछ नहीं होता। लेकिन आजकल ये होता है ना कि गंगा जी में डुबकी मारी, तो जब पानी रुक जाता है कान में तब भी कान में थोड़ा सा फंगस आने का रिस्क होता है, और जब वो फंगस आती है तो फंगस भी थोड़ा सा बहती है। बट ये
फंगस की दवाई करने से, ड्रॉप्स डालने से बिल्कुल सही हो जाता है और पर्दे को अफेक्ट नहीं करता। पर जब आप कह रहे हैं कि म्यूकस है, पानी है, पस है, तो वो अक्सर कान के अंदर से आती है। ये क्योंकि हम लोग कान के पर्दे का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए कान का पर्दा एग्जैक्टली क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्या रोल प्ले कर रहा है वो? कान का पर्दा हमारे लिए सुनने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी एनालॉजी अगर आप देखो तबले से लगा सकते हो। एक तबले को जब आप स्ट्राइक करते हो और तबले के अंदर अच्छी हवा भरी हुई है, तब तबले की आवाज़ क्रिस्प और शार्प आती है। अगर कान के अंदर हवा भरी हुई है, पर्दा तना हुआ है, तो वो वाइब्रेट करता है जब भी साउंड उसको स्ट्राइक करती है एंड यू गेट अ गुड साउंड, क्रिस्प साउंड जो हमारे को सुनाई देती है। अगर ये पर्दा फटा हुआ है या सूजा हुआ है या कान के अंदर हवा नहीं है, बलगम इकट्ठा हुआ हुआ है या आवाज़ कान के पर्दे तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि मैल है या फंगस है, तो भी हमारे को कम सुनाई देगा। सो सुनने का फर्स्ट रिसेप्शन पॉइंट इज़ द ईयर ड्रम ओनली। और डॉक्टर, सिंस हम लोग बात कर रहे हैं कान बहने की, तो अब थोड़ा इसके इलाज की तरफ मैं समझना चाहती हूँ। किसी व्यक्ति को ये परेशानी हो गई है, कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि सालों से ये परेशानी चलती है, लेकिन बावजूद उसके वो मतलब बाहर से रूप से देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके शरीर में कुछ दिक्कत हो रही है। तो एक तो पहली बात कि क्या कुछ ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं है, बह रहा है तो बहने दो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है एग्जैक्टली डेवलप? चेतना, इट्स सो इंटरेस्टिंग दैट यू ब्रिंग दिस अप। कुछ साल पहले मैं राजस्थान गई थी और आई सॉ द वेटर हु वाज सर्विंग अस, उसका कान बह रहा था। तो मैंने उससे पूछा, आपने इसका इलाज कराया? तो इसने कहा, किसका इलाज कराया? इन सम कल्चर्स कान का बहना नॉर्मल माना जाता है। अच्छा, इतना प्रेवलेंट है कल्चरली कि अगर किसी का कान नहीं बहता तो वो एबनॉर्मल है, बट कान का बहना एबनॉर्मल है। और जो अफेक्ट करता है वो हमारी सुनवाई को मेजरली अफेक्ट करता है। अगर कान में बाहर, जैसे मैंने कहा, फंगस है या वैक्स है तो हमारी सुनवाई को अफेक्ट करेगा। अगर कान के अंदर इन्फेक्शन है तो दर्द भी होगा और सुनवाई को भी अफेक्ट करेगा। लेकिन लोगों को सुनवाई से अब थोड़ा फ़र्क पड़ने लगा है, पहले इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। बिकॉज now the social uses of ears have increased. आप पॉडकास्ट सुनते हैं, आप म्यूज़िक सुनते हैं, आप हमेशा कान में ईयर प्लग्स लगाए रहते हैं। तो अब लोगों को सेल्फ अवेयरनेस होती है जब उनको नहीं सुनाई देता। पहले खुद को नहीं पता लगता था, जिसने बात की उसको पता लगता था कि हाँ ये तो सुन नहीं रहा है। दैट इज़ वाई द लेवल ऑफ अवेयरनेस नाउ इज़ अ लिटिल मोर फॉर हियरिंग, बट लार्जली इससे ज़्यादा इट डजंट अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ पर्सन। करेक्ट। सो पीपल आर नॉट सो मोटिवेटेड टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईयर एज परहैप्स दे आर ऑफ द आईज। क्योंकि अगर हमारे को दिखेगा नहीं तो ठोकर तो खुद को लगेगी। नहीं, आई थिंक बधिर होना भी अपने आप में बड़ी समस्या तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उस चीज़ का डर उतना अभी है नहीं प्रिवेलेंट, या डर कहें या यूँ कहें कि अवेयरनेस कहें। ऐसा मुझे अक्सर डेंटल, जब हम लोग बातें करते हैं डेंटिस्ट वगैरह से, वो भी हमेशा ये कहते हैं कि डेंटिस्ट जो दांतों को लेके, बकल कैविटी को लेके जो चीज़ है उन पर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। खैर, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब हम लोग अब इस बीमारी के इलाज की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक स्टेप वाइज अगर मैं समझना चाहूँ तो कैसे इसको ट्रीट किया जाता है? जब कान बह रहा होता है तब तो फर्स्ट स्टेप यही है कि कान को सुखाया जाए। यूजुअली पहले हम कान को आउट पेशेंट में क्लीन करते हैं, उसको सक्शन से, वैक्यूम से थोड़ा सा साफ़ करते हैं, कभी कभी दवाई से धुलाई करते हैं विच इज़ कॉल्ड सिरिंजिंग। वंस वी सी के कान में से हमने सब म्यूकस, पस, फंगस निकाल दिया है, देन वी स्टार्ट ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक एंड एंटीफंगल ड्रॉप्स। ओके। द ड्रॉप्स इन इटसेल्फ विल कॉज द इन्फेक्शन टू सेटल डाउन, लेकिन वो पेन नहीं जाता है,
तो पेन किलर्स साथ में देने पड़ते हैं। दिए जाते हैं। कभी कभी जब इन्फेक्शन ज़्यादा सिवियर होता है तो एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं ओरली, और एंटी फंगल्स भी दिए जाते हैं ओरली। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो 2 से 3 हफ्ते तक थोड़े थोड़े बनते रहते हैं। ओके। तो जब हमने एक बारी साफ़ भी कर दिया है कान, तब भी हमारे को पेशेंट को ये इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप ठीक भी फील करें तो 3 हफ्ते तक कम से कम ड्रॉप्स डालते रहिएगा, क्योंकि अगर वो फंगस वापस स्प्राउट करेगी तो वो और एग्रेसिव होगी। ऑल्सो आई लाइक टू टेल देम कि आप 10 दिन पर आके एक बारी साफ़ दोबारा करा ही लीजिए, बिकॉज वी हैव टू एलिमिनेट द सोर्स ऑफ द स्पोर्स। सो फर्स्ट स्टेप क्लीनिंग, सेकेंड स्टेप एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, एंटी फंगल ड्रॉप्स, थर्ड स्टेप एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल्स बाय माउथ। ये जो ट्रीटमेंट आपने मुझे बताया, ये कितने केसेस में वर्क कर जाता है पूरी तरह, और कितने केसेस में ज़रूरत पड़ती है इससे नेक्स्ट स्टेप की? सो कान तो ड्राई हो जाएगा इन सब चीज़ों से, लेकिन अगर कान का पर्दा फटा हुआ है तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप सर्जरी ही है। अच्छा। सो लोगों का ये जो मिसकंसेप्शन होता है कि मैं ठीक हो गया था, वो ठीक नहीं हुए थे, सिर्फ कान सूखा था, कान ड्राई हो गया था। सो नेक्स्ट स्टेप, अगर फटा हुआ पर्दा है, वही है, पंक्चर टायर पर तो साइकिल नहीं चलेगी, सो वो रिपेयर करना पड़ता है। दैट्स अ सर्जरी, दैट इज़ कॉल्ड अ टिम्पैनोप्लास्टी। टिम्पैनोप्लास्टी, ओके। तो ये जो टिम्पैनोप्लास्टी आपने मुझे सर्जरी बताई, लोग इसको लेके थोड़े स्केप्टिकल रहते हैं। जब मैं ऐसे मेरे कुछ 1-2 साथियों से बात कर रही थी, तो दे वर लाइक कि कुछ श्योरिटी नहीं है कि ठीक हो जाएगा इसके बाद भी या नहीं होगा। मुझे आपसे जानना है कि ये सर्जरी किस तरह होती है, और फर्दर इसमें मतलब सर्जरी के सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस हैं? ये सर्जरी फेयरली सक्सेसफुल है। ओके। In good hands, I would say it is 95 to 99% successful. And why I will keep that 5 to 6% in hand is because हम सब लोग humans हैं। आपके और मेरे कान तो नहीं बहते। जिसका बहा है उसकी बॉडी में कोई ना कोई रीज़न है that predisposed him कि उसका कान बहा। So that can happen again. So even if we do a good repair, दोबारा से ज़ुकाम हुआ, दोबारा से कान के ऊपर इफेक्ट हुआ, दोबारा से फट गया, ऐसा हो सकता है। दैट इज़ नॉट टू से कि सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है। अच्छा। ऑल्सो द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द बॉडी, अगर कान प्री डिस्पोज्ड है तो हमारे को ज़ुकाम का ख्याल रखना ही पड़ेगा। बट द सर्जरी is life changing for many people. Okay. Because not only does it stop the discharge तो अंदर से ही आना है, not only does it stop the discharge, it also creates good hearing all over again. So surgery के लिए कान के पीछे से हम एक इंसिजन बनाते हैं। जो अंदर की स्किन होती है, जो हमारे मसल के ऊपर का फेशिया होता है, उसका टेक्सचर बिल्कुल पर्दे जैसा होता है। सो वी टेक दैट एज अ ग्राफ्ट एंड कान के पर्दे का डिफेक्ट रिपेयर करते हैं उस ग्राफ्ट से। ओके। सो वी प्रिपेयर, कान के पर्दे को प्रिपेयर करते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे पंक्चर लगता है। जैसे पंक्चर लगता है भाई, मेरे दिमाग आप जैसे बता रही थी, मेरे जहन में पिक्चर एक टायर की चल रही है, उस पर पंक्चर लग रहा है, मेरे जहन में वो चल रहा है। एग्जैक्टली लाइक दैट। जो पंक्चर की एजेस होती हैं, आप पहले उसको थोड़ा सा घिसते हो, उसके ऊपर आप गोंद लगाते हो और उसके ऊपर आप ये पैच चिपका देते हो। कान के अंदर पर्दे में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली एपिथेलियल, सबसे अंदर वाली एंडोथेलियल, और एक बीच वाली लेयर होती है फाइब्रस। तो जो एपिथेलियल लेयर है उसको ग्रो बैक करना है। जब हमारा कान का पर्दा हील नहीं कर पाता तो ये एपिथेलियल लेयर अंदर की तरफ टर्न हो जाती है। इट्स नॉट मीटिंग ईच अदर, सो इट डजंट ग्रो। ओके। सो हम अंदर से उसको फ्रेश कर देते हैं, बाहर की तरफ इवर्ट कर देते हैं, और हम पर्दा इसके नीचे डालते हैं, तो पर्दा एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एपिथेलियम वापस ग्रो कर जाता है। इंडीड अ मैजिक। डॉक्टर,
कई सारे लोगों को मैंने इस बीमारी के आसपास बहुत अतरंगी इलाज करते हुए भी देखा है। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि 100 साल पुराने नीम के पेड़ का जो रस है उसको कानों में डालने से ठीक हो जाता है। ऐसे कुछ अगर घरेलू इलाज आपने एक्चुअली कभी सक्सेसफुल होते हुए देखे हैं, कोई ऐसा घरेलू इलाज? एक घरेलू इलाज आई विल से, जब कान किसी भी तरीके से ना सूख रहा हो तो वाइट विनेगर, डाइल्यूटेड वाइट विनेगर वर्क्स। अभी हम ये सब बात कर रहे हैं सिर्फ कान का पर्दा फटा हुआ है और कान के अंदर थोड़ी सी इन्फेक्शन है, लेकिन कभी कभी ये इन्फेक्शन कान की हड्डियों तक भी चली जाती है, और जब वो कान की हड्डियों में जाती है तो वो कान की हड्डियों को खाना शुरू कर देती है, लाइक दीमक। इसको हम अनसेफ कहते हैं। ओके। क्योंकि कान के आसपास हमारा ब्रेन भी है, कान के अंदर से हमारे फेस की नर्व भी निकल रही है, और हमारे बैलेंस का सिस्टम भी कान के अंदर ही है। ओके। सो नॉट ओनली इज द ईयर सर्विंग हियरिंग बट ऑल्सो बैलेंस, एंड इट इज़ वेरी वेरी क्लोजली अप्लाइड टू द ब्रेन। तो जब ये बोन्स कान की इरोड होने लगती हैं, खाई जाने लगती हैं, तो एक एक्सेस क्रिएट हो जाता है ब्रेन तक पहुंचने के लिए। इसलिए इस तरह की डिजीज़ को हम अनसेफ डिजीज़ कहते हैं। ओके। और जिसमें सिर्फ कान का पर्दा फटा हुआ है उसको हम सेफ डिजीज़ कहते हैं। और जिसमें कान का पर्दा नहीं फटा हुआ है और सिर्फ कान के रास्ते में कुछ इन्फेक्शन है, फंगस है, वैक्स है, उसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। दीज बिकम ओटाइटिस मीडिया, कान के अंदर, मिडल ईयर। एक्सटर्ना एंड मीडिया। ओके डॉक्टर, नेक्स्ट जो मैं जानना चाहती हूँ कि क्योंकि हम लोग इतने सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, कान के अंदर, कान के बाहर, लेकिन अगेन वही पेशेंट के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है, उसकी बोन्स अंदर से ख़त्म हो रही है, उसको पता नहीं लग रहा है। तो क्या कोई ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम्स है जो कि आपको सिग्नल दे रहे हैं कि भाई आप ज़रा जाग जाओ और डॉक्टर के पास जाओ? सो जो ऑर्डिनरी ओटाइटिस एक्सटर्ना है उसमें कान के डिस्चार्ज में बहुत स्मेल नहीं आती। जो बाहरी रूप में, सिर्फ बाहर, जिसमें ईयर आपकी जो वो है उसमें कोई साउंड, उसमें स्मेल नहीं आती। ठीक है, ओके। वो म्यूकस आपका विदाउट एनी स्मेल होता है, ओडोरलेस। हाँ, और अगर उस स्किन को थोड़ा सा इन्वॉल्व कर ले तो पेन होता है, थोड़ा ब्लड भी आ सकता है, बट स्मेल ही नहीं होता। ठीक है। जो कान के अंदर से आता है वो जैसे हमारे नोज के अंदर से म्यूकस निकलता है, उसमें वैसा स्ट्रिंगीनेस होती है। ओके। सो अगर आपको ऐसा लगता है ना जैसे वेट न्यूज़पेपर की तरह का है, दैट इज यूजुअली फ्रॉम आउटसाइड। ओके। जिसमें हमारे को स्ट्रिंगीनेस लगती है, जैसे हमारा नाक का म्यूकस होता है वैसा लगता है, इट्स यूजुअली फ्रॉम द मिडल ईयर। ओके। लेकिन अब अगर हड्डियां जब इन्वॉल्व होती हैं तो डिस्चार्ज कम होता है, लेकिन उसमें बहुत गंदी स्मेल होती है। अच्छा। इट इज़ रियली बैड स्मेलिंग। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व विथ ब्लीडिंग मोर ऑफन, एंड क्योंकि सारी चीज़ें कान की हड्डियों के अंदर ही हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन से ज़्यादा प्रेजेंटेशन होती है। चक्कर आना, फेस टेढ़ा होना, ज़्यादा हेडेक होना, ब्रेन एब्सेस होना, ये सब चीज़ें विद एंटीबायोटिक यूज़ कम हो गई हैं। बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं, जो स्लम क्लस्टर्स हैं, उनमें ये कितना कॉमन है। एंड इट्स वेरी सैड बिकॉज इट्स सो ट्रीटेबल, इट्स वेरी ट्रीटेबल। मतलब ये बिल्कुल जो अनसेफ आपने स्टेज कही उस पर भी ट्रीटेबल है, लेकिन एक्सेस नहीं है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में। सो इवन इफ देयर इज एक्सेस, लाइक आवर डिपार्टमेंट रन्स आउटरीच वर्क, जहाँ हमारे डॉक्टर्स और हमारे ट्रेंड पैरामेडिक्स कम्युनिटी में जाके स्क्रीनिंग करते हैं और उन स्क्रीन्ड पेशेंट्स को फिर वापस हॉस्पिटल लाके वी गिव देम ट्रीटमेंट। बट अवेयरनेस नहीं है। लाइक आई टोल्ड यू, यू नो, सम कम्युनिटीज फील इट इज़ नॉर्मल फॉर द ईयर टू डिस्चार्ज। अगर किसी का कान डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, दैट इज़ एबनॉर्मल इन दोज कम्युनिटीज़। सो अवेयरनेस नहीं है। ओके, विच ब्रिंग्स मी टू माई फाइनल क्वेश्चन, कैसे बचा जा सकता है? बिकॉज मैं हमेशा अपने हर एपिसोड में ऑलमोस्ट यही बोलती हूँ दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। सो
अगर आपको एक तो वो स्टेज जहाँ पे आपको नहीं होता है, देन तो यू आर गॉड्स फेवरेट, बट इन केस यू आर नॉट, तो फिर क्या प्रिकॉशंस है जो लिए जाने चाहिए? सो बच्चों में वो जो ट्यूब कनेक्ट करती है बैक ऑफ द नोज़ टू द ईयर्स, वो ट्यूब ज़्यादा सीधी भी होती है और ज़्यादा छोटी भी होती है. सो ऑफन हम देखते हैं कि मदर्स बच्चों को लिटा के दूध पिला रही हैं, एंड दैट कॉजेज़ द ओपनिंग ऑफ द ट्यूब. हम जब भी स्वॉलो करते हैं या यॉन करते हैं तो वो ट्यूब खुलती है. अच्छा. So the child is swallowing the milk, and with each swallow, the tube is opening. So there is potential for both the milk and resident bacteria to enter the ear. So upright feeding, that is the first thing that I would tell mothers to do. That आप बच्चे को लिटा के मत करिए. The बच्चा should be at least at a 30-degree angle to be feeding. Okay. दूसरा, जब ज़ुकाम खांसी होता है उसको promptly treat करिए. तीसरा, बहुत ज़्यादा कान के साथ छेड़ाखानी नहीं करनी पड़ती. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्लीन इट एवरी डे. बहुत लोग बड्स मारते रहते हैं. बड्स मारते हैं, कनगड़ी ले लेते हैं. इवन मैंने तो लोगों को स्टील और लोहे की छोटी छोटी स्टिक्स को यूज़ करते हैं. सो उससे आप अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं. और जो डैमेज स्किन है वो ज़्यादा प्रोन है इन्फेक्शंस को. ओके. ओटाइटिस एक्सटर्ना को. जो interestingly, even hair color causes allergic reaction in the ear. Really? Yeah. Hair color? And people, how? So the skin is all continuous all over. Right? Okay. And these hair colors are very harsh. And people will come and tell me, बहुत खुजली होती है, किसी भी चीज़ से नहीं जा रही है. We keep scratching. And they will even injure their ear and cause infections. But the simple thing to do is to stop coloring your hair. And if you don't want to do that, then apply an anti-allergic cream in your ears. Okay. So you have to be gentle with the ear. It is usually a self-cleaning organ, but if there is an infection, then treat it promptly. And when we say treat it promptly, it means treat it within the first week or 10 days. Don't wait. Ear discharge is abnormal. जल्द से जल्द टाइम पे जाके अपना ईयर, अपने कान दिखा लीजिए साथियों, क्योंकि आपको हमारा पॉडकास्ट सुनना है. और डॉक्टर, एक लास्ट चीज़ जो आप हमारे लिसनर्स को इन जनरल भी कान की सेहत से जुड़ी हुई, ऑल्दो तो हमने काफ़ी सारी बातें की, बट फिर भी एक इन जनरल लास्ट मैसेज जो आप देना चाहती हैं. कान का प्राइमरी फंक्शन सुनना है, और हम इसको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. इतना शोर है हमारी सिटीज़ में. अगर सब लोग सिर्फ एक दिन नो हॉर्न डे ऑब्जर्व कर लें, it will go a long way in promoting ear health. Recently, there was a study which told us that Delhi NCR population is biological age 20, actual age 40. Because their system is being assaulted by noise. And this is just noise. मैं अभी बाकी के पोल्यूशन पर तो जा ही नहीं रही. अगर आपका कान अपना काम ना कर सके तो ब्रेन के वो एरियाज जो कान से सर्व होते हैं वो भी बैठने लगते हैं. सो अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया, forgetfulness, depression, aggression, all these things come up. So yes, infections, कान का बहना is something which makes you come to the doctor early. लेकिन अपनी सुनवाई को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेना आपको तब समझ में आता है जब ये सारे सिस्टम्स आउट ऑफ गियर चले जाते हैं. रात भर कान में ईयरफोन्स ना लगाएं. तो मतलब आई थिंक हमें ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप अपने कान की सुनने की जो क्षमता है उसको लेके अगर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं भी है तो कम से कम आपको अपने ब्रेन को लेके कंसर्न होना चाहिए. क्योंकि अगर आपके कान में कोई परेशानी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके ब्रेन से जुड़ी हुई है और कुछ ना कुछ ऊपर भी मसला चल रहा है.
तो साथियों, आज के एपिसोड में इतना ही। कान से जुड़ी हुई और कान बहने से जुड़ी हुई क्या कारण है इस बीमारी के, कैसे होती है और क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, हमारे साथ बातचीत करी डॉक्टर निधि धवन ने। अगर हमारे एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई फीडबैक है तो हमें लिख भेजें radio@aajtak.com पर। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।